मित्रों नमस्कार। ज्ञान ज्ञानगवे पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। आपका पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था? यानी मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना किया था? ये प्रश्न है। ए पुष्यमित्र, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र, डी भागभद्र। इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। यानी ये इसी का अमात्य था, वित्त मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। इसी ने इसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न, कण्व वंश के संस्थापक कौन था? यानी कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? ए विकल्प वसुदेव, बी आपका भूमिमित्र, सी नारायण, डी सुशर्मा। इसका सही आंसर है वासुदेव। यानी कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? वासुदेव ने किया था। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। यानी प्रश्न है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, यानी किस वंशों के अधीन यह काम किया? तो ए नंदों के अधीन, बी मौर्यों के अधीन, सी चोलों के अधीन, डी चेरों के अधीन। तो ये सातवाहन जो थे मौर्यों के सामंत थे, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा मौर्यों के अधीन, ठीक ना। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? यानी कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। इसका सही आंसर होगा पुरुषपुर। अब देखिए, पुरुषपुर को पेशावर के नाम से भी जाना जाता है, पेशावर। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पेशावर, पुरुषपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो कुषाण वंश का शासक, जो प्रतापी शासक कनिष्क था, ये पुरुषपुर या पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक ना। अगला प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए विकल्प हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा कनिष्क। यानी चरक किसके शासनकाल से जुड़े थे? किसके दरबार से जुड़े थे? कनिष्क के दरबार से जुड़े थे। और ये जो चरक थे, चरक, इनकी प्रसिद्ध जो रचना है चरक संहिता है, चरक संहिता। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यानी मुद्राएं किसने चलाई? ध्यान दीजिएगा। तो ए विकल्प कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। तो इंडो ग्रीकियन यानी इंडो बैक्ट्रियन जो दे रहा है, यही आंसर होगा। इनको यूनानी भी कहते हैं, ठीक ना। भारत में सबसे पहले जो सोने का सिक्का चलाया किसने? तो इंडो बैक्ट्रियन या यूनानियों ने चलाया था, ठीक ना। तो ये आपका आंसर होगा इंडो बैक्ट्रियन यानी यूनानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? अब देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध, यानी ये चार विकल्पों में किसने जो है शुद्ध सोने का सिक्का जारी भारत में किया, ठीक ना। उसमें मिलावटी नहीं थी। ए विकल्प कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने का सिक्का यानी मुद्रा चलाया था भारत में। भीमकटिफिसस जो था वो चलाया था सोने का स्वर्ण मुद्राएं। अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है।
यानी सातवाहनों के समय में मुद्रा जो बने थे किस धातु में बने थे, ठीक ना। ए विकल्प सीसा, बी प्रोटीन, सी तांबा, डी स्वर्ण। यानी सातवाहनों के समय यानी सर्वाधिक मुद्राएं सीसा धातु में बनाई गई थी, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा, पर्दा को यवनिका कहा गया है, का शुभारंभ किसने किया था। ए विकल्प शकों ने, बी पार्थियनों ने, सी यूनानियों ने, डी कुषाणों ने। इसका सही आंसर होगा इंडो ग्रीक यानी यूनानियों ने, ठीक ना। यूनानियों ने यवनिका का शुभारंभ किया था भारत में। अगला प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया। कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाह्यान। तो इसका सही आंसर होगा ए कनिष्क। यानी भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रोड किसने आरंभ कराया था, तो ये कनिष्क होगा। अगला प्रश्न है चरक, यहां ध्यान दीजिए, चरक और नागार्जुन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे या किसके दरबार से इसमें जुड़े थे। ये चार विकल्प आपके सामने हैं। ए विकल्प कनिष्क, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ए विकल्प, यानी कनिष्क के दरबार से ये दोनों लोग जुड़े थे। ये चिकित्सक थे और ये बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। इनकी रचना चरक संहिता है, चरक संहिता इन्होंने लिखा। और नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता लिखा, प्रज्ञा पारमिता। ये माध्यमिक शून्यवाद के जनक भी माने जाते हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं नागार्जुन को। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, यानी विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ स्थित है। ए विकल्प पाकिस्तान, बी भारत में, सी बांग्लादेश में, डी बर्मा में। तो ये आपका आंसर होगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में आपका तक्षशिला पड़ता है। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। यानी कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। ए धर्म में, बी कला में, सी साहित्य में, डी वास्तुकला में। तो इसका सही आंसर होगा वास्तुकला में सर्वाधिक विकास कुषाणों के समय हुआ था, ठीक ना। अगला प्रश्न, सातवाहन राज्य की राजधानी यानी सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। ए विकल्प औरंगाबाद, बी पैठन या प्रतिष्ठान, सी मदुरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पैठन। यानी सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, पैठन या प्रतिष्ठान। और ये कहाँ है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती, ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की, या गाथा सप्तशती किसकी रचना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, सी हाल और डी सिमुक। इसका सही आंसर होगा हाल। और किसमें ये गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा था, किसमें, प्राकृत भाषा। और किसकी रचना है गाथा सप्तशती, हाल की रचना है। यानी सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती लिखा। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा क्या थी। यानी सातवाहन जो शासक हैं, सातवाहन वंश के शासक, उनकी राज्य की भाषा क्या थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में जो है प्राकृतिक थी, बाद में संस्कृत को राज्य की भाषा बनाया गया। तो यहाँ जानते रहिएगा, सही आंसर होगा यहाँ प्राकृत। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए राज्य की भाषा के नीचे, प्रारंभ में प्राकृत भाषा।
बाद में संस्कृत को ये लोग बनाए, संस्कृत। यानी सातवाहन वंश के शासकों ने यानी प्रारंभ में राज्य की भाषा किस भाषा को, प्राकृत को बनाया था, लेकिन बाद में यानी संस्कृत भाषा को अपना राज्य की भाषा बनाया। ठीक ना। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात यानी पतन के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? यहाँ विकल्प है आपका ए बैक्ट्रियन ग्रीक यानी यूनानी, ठीक ना, उसके बाद पार्थियन पहलव जिसको कहते हैं, और उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। तो इसका सही आंसर होगा बैक्ट्रियन, यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने, यानी बैक्ट्रियन ग्रीक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए विकल्प 78 ईस्वी, बी 58 ईसा पूर्व, सी 72 ईसा पूर्व, डी 56 ईसा पूर्व। यानी विक्रम संवत का समय कितना है? प्रश्न में है कि विक्रम संवत का समय कितना है, कब इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसमें देखिए, इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। 78 ईस्वी ये शक संवत का समय है, 58 ईसा पूर्व दे रहा है, तो ये 58 ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ विकल्प बना लीजिए 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? यही विक्रम संवत का समय कितना है, तो आपका 57 ईसा पूर्व। तो ये आपका ये बी विकल्प सही होगा इसका। 78 ईस्वी ये शक संवत का समय है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शक संवत। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? यानी ये खड़ी प्रतिमा की बात हो रहा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही आंसर होगा मौर्य काल, और मथुरा काला में बनाई गई थी पहली खड़ी मुद्रा। अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, बी कुषाण, सी कन्न, डी गुप्त। इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश, कुषाण, कन्न। यानी शुंगों के बाद किसने अनुशासन किया था? कन्न वंश। अगला प्रश्न, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ए विकल्प पेन चाओ, बी पानियन, सी हुआंगटी, डी होटी। तो इसका आंसर है पेन चाओ ने कनिष्क को पराजित किया था, चीनी जनरल था, ठीक ना। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली के सम्मिश्रण, यानी भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? ए शिखर, बी बेसर, सी गंधार, डी नागर। तो ये जो गंधार कला है ये यूनानी और भारतीय दोनों कलाओं का मिश्रण है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का महान व्याकरणाचार्य यानी महान व्याकरण पातंजलि समकालीन था। यानी पातंजलि किसके समकालीन थे? ये प्रश्न में आपका पूछा जा गया है कि पातंजलि किसके समकालीन है। ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी पुष्यमित्र शुंग। तो ये सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग।
यानी आपका पतंजलि, महर्षि पतंजलि जिनकी रचना महाभाष्य हैं, व्याकरण पर लिखित ग्रंथ हैं, वो किसके समकालीन हैं? तो पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के थे समकालीन। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया था तो आचार्य का जो पद था ये महर्षि पतंजलि को ही उसने दिया था, ठीक ना। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? यानी ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ए विकल्प मिनांडर, बी रुद्रदामन, सी गोंदोफर्निस, डी कनिष्क। मिनांडर यूनानी था, रुद्रदामन शक शासक है, कनिष्क जो है कुषाण शासक है, और गोंदोफर्निस जो है कि नहीं पहलवा यानी पार्थियन शासक है। तो इसमें देखिए कि सेंट थॉमस किसके समय भारत आया था? तो ए मिनांडर, बी रुद्रदामन, सी गोंदोफर्निस, डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा गोंदोफर्निस। यानी सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था वो किसके समय में आया था? गोंदोफर्निस के समय में। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? यानी किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? ए गुप्तों ने, बी हिंदजौनों ने, सी ईरानियों ने, डी शकों ने। इसका सही आंसर होगा शकों ने क्षत्रप प्रणाली को अपनाया था, ठीक ना, भारत में। अगला प्रश्न, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्यों की स्थापना किया था? यानी मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? डेमेट्रियस, बी मिनांडर, सी मिथोडेट्स, डी गोंडाफर्निस। इसका सही आंसर होगा डेमेट्रियस। यानी भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित करने का श्रेय डेमेट्रियस को दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था सिथियन जनजाति से, बी पार्थिया से, सी चीन के यूची जनजाति से, इनमें से कोई नहीं। तो इस यानी कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से था। आपका विकल्प इसका सी आंसर सही होगा। यानी कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? यानी कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। विकल्प ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी नागार्जुन, डी बाणभट्ट। इसका सही आंसर होगा अश्वघोष। यानी कनिष्क को बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी किसको माना जाता है? अश्वघोष। और अश्वघोष की रचना किया है, ये भी बौद्ध दार्शनिक हैं। बुद्ध चरित है, अटकथा है, सौंदरानंद है, अश्वघोष की रचनाएं, ठीक ना। तो ये आपका अश्वघोष से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। तो इंडो ग्रीक का मतलब हिंद यूनानी, शक ये सिथियन जाति के थे, पार्थव पहलव थे। तो इसमें मिलाना क्या है? ये मान लीजिए इधर तो दिया ही नहीं है, मान लीजिए इसको 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ये 1, 2, 3, ये सही है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसार पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण किया था? यानी रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि धारण किया था? हिंद यवन, शक,
सी कुषाण, डी सातवाहन। इसका सही आंसर है सी यानी कुषाण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ए भरहुत का स्तूप, सी सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, यानी सांची स्तूप का वेदिका और तोरण द्वार, सी भाजा स्तूप, डी उपयोग सभी। देखिए ये शुंग काल में हुआ। ये भरहुत स्तूप का भी निर्माण उसी के समय हुआ। सांची स्तूप की जो वेदिका और तोरण बनाया गया शुंग काल में ही बनाया गया। भाजा का स्तूप भी शुंग काल में बनाया गया। भाजा महाराष्ट्र में है, सांची मध्य प्रदेश में है, भरहुत में मध्य प्रदेश में है। तो ये जितने ही वास्तुकला के जो उदाहरण देख रहे हैं यानी शुंग काल के, ये सब शुंग काल के हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी होगा। यानी भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, ये सब शुंग काल में बने हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से सोने के सिक्के। ए सातवाहन, बी शक, सी कुषाण, डी पार्थियन। इसमें सही आंसर होगा कुषाण। कुषाणों ने नियमित रूप से स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, ठीक ना। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल, यानी खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का। कलिंग कहाँ है? ओडिशा राज्य में है। किस वंश से संबंधित है? यानी खारवेल जो कलिंग का नरेश है खारवेल, वो किस वंश से संबंधित है? ए चेद वंश, सी कदम्ब वंश, सी हर्यक वंश, डी कलिंग वंश। तो इसका सही आंसर होगा चेद वंश, यानी खारवेल चेद वंश का शासक है, ठीक ना। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।